यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो मेंस का आंसर राइटिंग यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो 2025 का भी जो एग्जाम होने हैं, जैसे कि अभी यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होना है, ठीक है, और भी यहाँ पर जो कोई मेंस एग्जाम आपके जो लगे होंगे, तो यहाँ से आप अपना इसको प्रैक्टिस कर पाओगे 25 के लिए। और 26 में भी जो भी आपके मेंस एग्जाम होंगे, जैसे यूपी पीसीएस हो सकता है, ठीक है, और अभी उत्तराखंड पीसीएस का भी प्री हुआ है, तो वहाँ से उत्तराखंड का मेंस हो सकता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर मेंस आएंगे वहाँ पे आप जो क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन सब है, इनको आप ऐसे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो जीएस हमारा जो क्वेश्चन है जीएस का, उसका देखेंगे जीएस 1 2 3 के यहाँ पे जितने क्वेश्चन होंगे वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस 2 का क्वेश्चन है ये, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन बोला है इसमें, हमारे देश में और अन्य जगहों पर लोकतंत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ क्या हैं, और हमारा लोकतंत्र अपने व्यवहार और परिणाम जो होते हैं उनके आउटकम और अधिक यहाँ पर लोकतांत्रिक कैसे बन सकता है इससे, ठीक है। आपको आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। देखो इसका आंसर मैं अपना जो लिख के खुद भी आपको यहाँ पे पोस्ट कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप देख भी सकते हो उसको, ठीक है। और भी बहुत लोगों ने आंसर लिखे, तो वहाँ पे भी आप जो अगर बोलोगे कॉपी तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनको, ठीक है। तो यहाँ से अपना भी आंसर आप लिख के भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, राइट। कैसे आप जैसा भी देखो, जैसा भी आप आंसर लिखते हो चलेगा। जैसे कि स्टार्टिंग जो लोग करते हैं कि हाँ बोलते हैं कि लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे, तो जैसा आप लिख के भेजते हो वो यहाँ से आपका चेक किया जाएगा, है ना। आपको एक दो बार समझा जाएगा क्या कैसे आपको करना है ना, क्या क्या गलतियाँ हो रही है, तो आप वो चीज़ आपको देखते रहना क्या क्या गलतियाँ हो रही है, तो उसको आपको सुधारते रहना, ठीक है। तो अपना जैसा भी आंसर लिखते हो आप यहाँ से भेज सकते हो। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारा इसका जो क्वेश्चन है उसका पहले फ्रेम होता है, क्या फ्रेम बनाएंगे दृष्टिकोण हमारा, हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि यहाँ पर बात करें लोकतंत्र को लेकर के, ठीक है, लोकतंत्र द्वारा सामना किया। तो हमारे लोकतंत्र की बात पहले बताएंगे, लोकतंत्र हमारा क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। सेकंड बात बता रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र के संबंधित यहाँ पर क्या चुनौतियाँ हैं, यहाँ पर चुनौतियाँ बोला है क्या चुनौतियाँ हैं। सेकंड बात में आपको यह बताना है, ठीक है। थर्ड बात में हम बताएंगे इनके देशों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ सामान्य चुनौतियों को उल्लेख करना है ना, क्या हम पे इसकी सामान्य चुनौतियाँ वो आप इनको बताएंगे क्या सामान्य चुनौतियाँ हैं तीसरी बात में, ठीक है। चौथी बात में भारत में लोकतंत्र सुधार के लिए कुछ क्या कदम उठाए गए हैं ना, क्या कदम हम उठा सकते हैं, क्या हम उस पर कुछ सुझाव दे सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं, राइट। उसके बाद अपना सकारात्मक निष्कर्ष देने के साथ अपना आंसर को समाप्त कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से पूरा आंसर हमको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लोकतंत्र क्या है। देखो लोकतंत्र हमारा है, लोकतंत्र सरकार की एक रूप है जिसमें सत्ता लोगों के पास होती है, ठीक है, पहले पॉइंट। इसी में सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रतिनिधित्व द्वारा पर संचालित होती है जो चुनाव द्वारा निर्वाचित होते थे, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं ये हेडिंग डालनी है। इसमें लिखेंगे आप, वर्तमान में लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं किया जा सकता है, राइट। सिर्फ सरकार का एक रूप नहीं है ये, और ये लोकतंत्र के हमारे दो पहलू होते हैं, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र और यहाँ पर सामाजिक लोकतंत्र, या यहाँ पे लोकतंत्र की विशेषता पर हम बताओगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे भारत में जो लोकतंत्र है उसके समझ क्या चुनौतियाँ हैं, ये हेडिंग है। चुनौती में लिखेंगे आप पॉइंट करके, चुनौती में पॉइंट करके आपको लिखना है साक्षरता के अंतर्गत, ठीक है, साक्षरता है इसके अंतर्गत आप पॉइंट करके इसे लिखेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर लिखना है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 1/4 जनसंख्या और 35% महिला यहाँ पर निरक्षर है, ठीक है, राइट। और शिक्षित जो नागरिक हमारे हैं उसके लोकतंत्र देश के जो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास है उसमें सफल क्रियान्वयन के लिए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाए उन्होंने, ठीक है। यदि नागरिक, तीसरा पॉइंट, यदि नागरिक साक्षर है तो अपनी दायित्व का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकता है, राइट। ये आप साक्षरता बता देंगे। इसी में नीचे लिखना है साक्षरता के बाद आप लिखेंगे निर्धनता। निर्धनता को लेकर आप यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट बताएंगे, जैसे यहाँ पर पॉइंट बताएं। निर्धनता में पहला पॉइंट आपको लिखना है यहाँ से, इसमें लिखेंगे निर्धनता में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखना है कि हमारा जो इसमें लोकतंत्र में जो सबसे बड़े अभिशाप है इसके रूप में माना जाता है लोकतंत्र को, ठीक है। और ये बेरोजगारी की जो समस्या है वो उत्पन्न कर सकता है, राइट। ये लोकतांत्रिक जो प्रतिक्रिया होती है उसमें निर्धन लोगों की भागीदारी को बाधित करता है। तो आपने साक्षरता के बारे में बता दिया और निर्धनता के बारे में पर बता दिया, ठीक है। आपके बताएंगे लैंगिक भेदभाव के बारे में, क्या लिखेंगे, जो हमारे लैंगिक भेदभाव हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बारे में भी आपको 3 पॉइंट यहाँ से लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसमें लिखना है जो हमारे लैंगिक भेदभाव 2011 की जनगणना इंगित करती है कि बाल लिंगनपद और लिंगनपद जो महिलाएं हैं वे प्रतिकूल है और लोगों के जीवन में महिलाओं का यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व है लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत देता है ना। सेकंड पॉइंट अगर आपके पास कोई रहता है तो आप सेकंड पॉइंट भी अपना नोट कर सकते हो, कुछ अपने पास से भी पॉइंट ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो 2 पॉइंट करीब यहाँ से आपको लिखना है लैंगिक भेदभाव में। उसके बाद लिखना है जाति, जो हमारे कारक होते हैं वो क्या होंगे, है ना। जाति कारक को लेकर लिखेंगे आप, जो हमारे जाति कारक हैं, जाति कारक, इनको लेकर के आप लिखेंगे 3 पॉइंट, है ना। इसमें इसे क्या लिखना है 3 पॉइंट में आपको, इसमें लिखना है जाति और संकीर्ण जो हमारे राजनीतिक लाभों की जो जाति चेतना है उसका दोहन का एक राजनीतिक कारण बन गई है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जाति का राजनीतिक जो होता है
राजनीतिकरण और राजनीति में जातिवाद दोनों वोट बैंक की राजनीति के परिणाम होते हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट में आपको लिखना है कि जाति व्यवस्था जो होती है ये लोकतंत्र की जड़ों के विरुद्ध काम करती है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ पर जाति कारक के बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप, वैश्विक कारण से क्या हो सकते हैं। ठीक है, जो वैश्विक कारण है ये क्या हो सकते हैं, इसमें आपको एक पॉइंट सिंपल सा देना है कि जो हमारा धार्मिक कट्टरवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण जैसे कई यहाँ पर कारक भारत और अन्य देशों में लोकतंत्र को समझ यहाँ पर चुनौती बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैश्विक कारक के रूप में बता देना है। राइट, अगले हेडिंग आपको लिखना है यहाँ से, इसमें लिखेंगे जो हमारी चुनौतियाँ हैं उसको समाधान करने के लिए क्या उपाय हैं, चुनौतियों को समाधान करने के लिए क्या उपाय हैं इसमें लिखना है। इसमें लिखेंगे पॉइंट में शिक्षा का अधिकार RT जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत उचित कदम उठाना। ठीक है, अगला पॉइंट मतदाताओं को शिक्षित होने के लिए लोकतंत्र और राजनीति में पहलू को निश्चित रूप में लाभ देना। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखना है ऐसे, जो हमारा लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करना, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना। ठीक है, प्रशासनिक सुधार को देखना या मैनेज करना है ना, उसको सही करना, और निर्णय निर्माण में जो पारदर्शिता लाना। ठीक है, E-गवर्नेंस को लागू करना, प्रशासन की नैतिकता में जो नैतिकता है उसमें लाना। राइट, गुणवत्तापूर्ण प्रशासन हेतु क्षमता को निर्माण करना। ये सब पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो। राइट, उसके बाद निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष में लिखना है लोकतंत्र और विकास परस्पर संबद्ध होते हैं। राइट, चूंकि लोकतंत्र में हमारे जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों पहलू यहाँ पर शामिल होते हैं। राइट, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये आवश्यक है कि विकास एक ऐसे अधारणी मॉडल को अपनाए जो समाज के सभी समुदाय के वर्गों को अपने दायरे में शामिल करता हो। ये आपको निष्कर्ष यहाँ पे लिखना है और आपका आंसर ऐसे पूरा हो जाएगा। ठीक है, बहुत लोग ने अलग अलग टाइप से आंसर भी लिखा है, वो भी आंसर ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसी पे ही आंसर लिखो। मैंने भी आंसर लिखा हुआ है, ये सेम जो मैं बता रहा हूँ उस पर नहीं लिखा हुआ है, जो अपने माइंड में अपनी चीज़ें चलती हैं उसको लेकर के चलना है। ठीक है, तो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको अपनी बातें समराइज करनी और लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो आप देखते हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि जो और भी लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं आंसर राइटिंग का तैयारी करना, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, भारतीय संविधान का एक अनूठा संविधान है। भारतीय संविधान एक अनूठा संविधान है क्योंकि ये विभिन्न देशों के संविधानों से विशेषज्ञता जो होती है उनकी संभावना से सम्मिलित, मतलब यहाँ पर जो हमारे भारतीय संविधान है ये बहुत देशों से क्या उधार लिया गया है। ठीक है, इसकी विशेषताओं पर मिश्रित सम्मिलित करता है, इस पर चर्चा करना है आपको। राइट, तो देखो क्या चर्चा करेंगे, कहाँ से लिखेंगे आंसर, आंसर आपको लिखना है, पहला लिखेंगे संक्षेप में आपको व्याख्या करनी किसकी, यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पर जो भारतीय संविधान है ये हमारा क्यों यहाँ पर अनूठा संविधान है ना, क्या है यहाँ पर, तो उसके बारे में बताएंगे भारतीय संविधान को लेकर के। उसके बाद आपको बताना है सेकंड बात में कि भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाने वाली जो विशेषताएं हैं क्या हैं, उस पर भी आप चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरी बात अपना यहाँ पर निष्कर्ष भी दे देंगे इसमें क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, भारतीय संविधान की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं और सिद्धांत को विभिन्न देशों से लिया गया है। इन विशेषताओं और सिद्धांतों को भारत के सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक जो हमारे अनुरूप होते हैं उससे संशोधित किया गया था। यह भारतीय संविधान को अद्वितीय बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखना है भारतीय संविधान एक अद्वितीय विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान हमारा है उसकी कुछ अद्वितीय विशेषताएं, जैसे कि हेडिंग डालना है, पहली हेडिंग है, पहली हेडिंग डालने आपको कठोर और नम्यता का मिश्रण, इसमें लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे, पहली वाली हेडिंग में कठोर और नम्यता के मिश्रण में लिखेंगे कठोर संविधान में जो हमारा संशोधन हेतु विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान, परंतु यहाँ पर नम संविधान को साधारण कानून के निर्माण की प्रक्रिया के समान संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संविधान, इसी तरह का आर्टिकल जो हमारा 368 है वो भी यहाँ पर भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ये आप पॉइंट बताओगे। दूसरी हेडिंग लिखना है, दूसरी हेडिंग में क्या लिखना है, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघीय ढांचा, इसमें लिखेंगे हेडिंग में। इसके अंतर्गत को पॉइंट लिखना है, इसमें लिखेंगे संविधान निर्माता ने जो सरकार है उसकी संघीय प्रणाली की स्थापना की। उदाहरण के लिए दोहरी सरकार, ठीक है, शक्तियों का विभाजन, राइट, और जो हमारा संविधान की सर्वोच्चता है ये, राइट, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और यहाँ प्रदेश सदनी व्यवस्था, तो ये सब पॉइंट आप बताओगे। ये इसमें अनेक एकात्मक व्यवस्था भी शामिल की गई है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखोगे आप इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप, है ना, तीसरी हेडिंग है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसके अंतर्गत क्या लिखोगे, सरकार का संसदीय स्वरूप लिखना है संविधान द्वारा भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई जिसे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये विधायी और कार्यकारी अंगों के माध्यम यहाँ पर सहयोग को लेकर समन्वय सिद्धांत पर आधारित है जो अमेरिकी संविधान पर मामले में भिन्न बताता है। तो ये सब बातें आप यहाँ बताओगे तीसरा पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद अगला लिखोगे एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी हेडिंग है, इसमें लिखना है एकीकृत, और चौथी हेडिंग है
और स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो जितने हेडिंग लिखनी है, हेडिंग में आपको नंबर नहीं डालने हैं, ये आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। यूपीएससी जो क्वेश्चन लिखते हैं उसमें हेडिंग लिखते हैं, उसमें नंबर नहीं डालते हैं। आप भले पॉइंट ऐसे करके पॉइंट फॉर्मेट दिखा सकते हो, बस नंबर नहीं डालते हैं, ठीक है। तो नंबर आपको यूज नहीं करना है। तो एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका में आपको लिखना है भारतीय संविधान एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था वो प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और इसके जो नीचे उच्च न्यायालय हैं उसके अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर होते हैं, ठीक है। एकीकृत व्यवस्था केंद्रीय कानूनों के साथ यहाँ पर जो राज कानून है उसको भी लागू कर सकती है, परंतु अमेरिकी संविधान के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका और राज्य न्यायपालिका दोनों कानूनों को यहाँ पर पृथक रूप से लागू किया सकता है, राइट। भारत का उच्चतम न्यायालय अपील के लिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का संरक्षक है, अतः संविधान द्वारा इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो आपको यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखोगे? निष्कर्ष में लिखना है इसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधान से ली गई जो विशेषज्ञता है, जो विशेषताएं हैं, उनकी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन के लिए यहाँ पर एक साथ यहाँ पर उनकी कमियों को अस्वीकृत किया है, ठीक है। ये आपका से निष्कर्ष हो जाएगा। निष्कर्ष देखो 2 से 3 लाइन, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 लाइन, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना है आपको 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, उससे ऊपर आपको निष्कर्ष नहीं रखना है, ठीक है। तो 2 आंसर आपके पूरे हो गए। तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन व्यवस्था या निर्वाचन व्याख्या में कैसे सहायक हो सकता है? परीक्षण करना है कि वह क्या संविधान का एक अंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को, देखते हैं हमारा क्या फ्रेम यहाँ पर बनेगा, ठीक है। प्रस्तावना जो होता है ये संविधान के निर्वाचन व्यवस्था या निर्वाचन या बिल्कुल बोलते हैं व्याख्या, संविधान की व्याख्या, है ना। तो देखो ये लिखेंगे हम संक्षेप में किसके बारे में बात कर रहा है? प्रस्तावना की बात कर रहा है। तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्रस्तावना बताएंगे, प्रस्तावना क्या है, ठीक है। उसकी भूमिका का वर्णन करेंगे, है ना, क्या है ये बताएंगे उसको। दूसरी बात, संविधान की व्याख्या करते हुए उसकी प्रस्तावना के आगे की बात बताएंगे क्या है, इसकी भूमिका बताएंगे, इसको वर्णन करेंगे कि उच्चतम न्यायालय कैसे यहाँ पर इसके निर्णय को उल्लेख कर सकता है, क्या क्या उल्लेख यहाँ पर कर सकता है, क्या निर्णय दे सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है वर्तमान में प्रस्तावना और भारतीय संविधान के मध्य क्या अंतर है, क्या विषय है, उसको आपको समझाना रहेगा तीसरे पॉइंट में, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर आपका यहाँ से पूरा होगा। तो लिखते हैं प्रस्तावना को लेकर के यहाँ से। इसमें लिखना है, पहले से स्टार्ट करना है आंसर। प्रस्तावना भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन और मूलभूत मूल्य प्रदान करता है। इसमें संविधान के आदर्श उद्देश्य और आधारभूत सिद्धांत शामिल हैं। प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को संविधान की जो मुख्य विशेषताएं वो विकसित हुई हैं, ठीक है। और हेडिंग में लिखना है आपको नीचे संविधान की व्याख्या करने में सहायक, ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, पहला पॉइंट संविधान की जो हमारी व्याख्या है वो करने में सहायक, ये हेडिंग है, उसमें पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंतर्गत बेरुवारी संघवाद 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान के कई प्रावधान समान उद्देश्य यहाँ पर दर्शाती है और इस प्रकार संविधान के निर्माताओं में जो में मनोभाव है उसको जानने की कुंजी है। इसके अतिरिक्त कहीं भी किसी अनुच्छेद में प्रयुक्त जो शब्द हैं अस्पष्टता या एक से अधिक अर्थ होने पर इसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना में निहित जो उद्देश्य हैं उसकी सहायता ली जा सकती है। ये आप यहाँ से पॉइंट बताएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपको बताना है परंतु उच्च न्यायालय में जो हमारा उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस बात में निर्धारित किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा नहीं है। ये सेकंड पॉइंट में लिखना है। अगला हेडिंग डालनी है आपको। हेडिंग में लिखना है केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। या फिर एक और हेडिंग डाल सकते हो, उससे पहले लिख सकते हो संविधान भाग के रूप में प्रस्तावना, या तो आप सीधा लिख सकते हो केशवानंद जो भारतीवाद है ये विवाद को लेकर केस। इसमें लिखना है आपको उच्चतम न्यायालय जो है इसने इसके द्वारा पहले निर्णय में संशोधन करते हुए कहा था कि यहाँ पर जो प्रस्तावना है संविधान का एक भाग है, राइट। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना में निहित जो हमारे महान उद्देश्य हैं उसके प्रकाश की जो यहाँ पर संविधान को पढ़ा जा सकता है और व्याख्यायित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वाद 1995, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, हालांकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसे संविधान के अन्य किसी भाग की भांति संशोधित किया जा सकता है, यद्यपि संशोधन द्वारा फिर मूल ढांचे को सिद्धांत को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ से लिखना है। इसमें आगे इसमें बात आपको निष्कर्ष लिख देना है, करीब 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 150 वर्ड आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा पॉइंट लिखोगे तो, ठीक है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना निहित जो हमारे आदर्श संविधान के जो प्रावधान है उसमें व्याख्या में उत्पन्न कर किसी जो कठिनाई है उसके मामले में संविधान जो निर्माता होते हैं उसके मन भाव को समझने और न्यायपालिका की सहायता को समझने में आपका काम करेंगे। यहाँ से इतनी बातें आपको लिखनी है और अपने मन से भी कुछ बात आपको अगर आती है, आपने पढ़ रखी है इसको टॉपिक को लेकर, तो आप वो भी बात ऐसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो तीसरा भी आंसर यहाँ से पूरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में आने वाले अधिकार कौन कौन से, उनमें सबसे नवीनतम आधार पर चर्चा करना, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में मूल अधिकार यहाँ पर घोषित
किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। देखो आप कहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे, आंसर स्टार्ट करेंगे, बात कर रहे हैं हमारा आर्टिकल 21। तो बात हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 21 से, बताएंगे अनुच्छेद 21 हमारा क्या है, संक्षिप्त विवरण देंगे इसका। ठीक है, सेकंड बात में आपको लिखना है कि यहाँ पर जो इसके संदर्भ में बताना है कि अब तक न्यायपालिका द्वारा अनुच्छेद 21 की व्याख्या कैसे कैसे की गई है ना, कैसे कैसे न्यायपालिका द्वारा यहाँ पर व्याख्या की गई है, आपको पॉइंट फॉर्म में बताना है। तीसरी बात में इसकी परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं ये आपको बताना है। और चौथी बात में आपको हाल ही में कौन कौन से उच्चतम न्यायालय की जो यहाँ पर 21 के तहत संदर्भ की व्याख्या थी उस पर चर्चा कर देनी है। तो इस टाइप से आपको आंसर यहाँ से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं भूमिका से, आर्टिकल 21 के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे, अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया कि विधि द्वारा स्थापित सम्यक प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकेगा। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होता है। पहली बात यहाँ से हो गई। दूसरी बात इसमें लिखेंगे आप व्याख्या के लिए जो या फिर सीधे से पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे आप, जो आरंभ में जब संविधान का गठन किया गया था तब उच्चतम न्यायालय द्वारा AK गोपाल वाद जो केस था 1950, उसमें अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या को अपनाया गया था। राइट, आर्टिकल 21 इसी में लिखना है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी और कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर उपलब्ध है, स्वैच्छिक विधायी कार्रवाई के विरुद्ध नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, हालांकि मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में यहाँ पर यह वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या पर की थी और भारतीय संविधान की जो सम्यक प्रक्रिया है उस पद को स्थापित किया था। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि जो आर्टिकल हमारा 21 है इसके अंतर्गत स्वैच्छिक कार्यकारी जो सब थे और विधायी कार्य थे उनके विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण को उपाय जो थे उपलब्ध हो गए थे, ये आप लिखोगे। तीसरा पॉइंट, मेनका गांधी वाद में जो दी गई यहाँ पर व्याख्या थी उस वाद में सभी वाद को लेकर पालन किया गया और आर्टिकल 21 के अंतर्गत कई अधिकारों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया, जैसे कि प्रदूषण मुक्त यहाँ पर पर्यावरण का अधिकार होना, यौन उत्पीड़न के यहाँ पर विरुद्ध अधिकार होना, हिरासत में जहाँ पर यातना है उसके विरुद्ध अधिकार, राइट, शीघ्र ट्रायल की सुनवाई करना, राइट, और जो आश्रय का अधिकार, जल का अधिकार, भोजन का अधिकार है ना, नींद का अधिकार, तो ये सब अधिकार यहाँ पर इसमें बता दोगे क्या क्या है, पॉइंट फॉर्म में ऐसे डाल के। ठीक है, आगे लिखना है। लास्ट पॉइंट क्या था, हाल ही में यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए कुछ यहाँ पर मूल जो थे शामिल किए गए थे क्या क्या वो बताना है। तो हाल ही में यहाँ पर जो शामिल किए गए अधिकार थे क्या क्या थे, एक तो गरिमा का अधिकार था जो शामिल किया गया था। गरिमा का अधिकार नालसा बनाम भारत संघ था, 2014 में किया गया था, है ना, आपको ये बता देना इसके बारे में। सेकंड पॉइंट, प्रतिष्ठा का अधिकार अभी हाल ही में सुब्रमण्यम जो स्वामी थे उनके द्वारा, जो सुब्रमण्यम स्वामी थे वो बनाम भारत संघ 2016 वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर निर्णय दिया गया था कि आर्टिकल 21 के जीवन का अधिकार यहाँ पर प्रतिष्ठा का शामिल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप यहाँ से बताएंगे कि चयन का अधिकार क्या हो सकता है ना। हाल ही में बिहार जो है उसने शराबबंदी को लेकर, जो पटना उच्च न्यायालय उसने दिए गए निर्णय को लेकर के आर्टिकल 21 में शामिल जो हमारी गोपनीयता है उसके अधिकार की व्याख्या का विस्तार किया है। तो ये सब पॉइंट आप तीनों बता सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिखोगे, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 संभवतः भारत के संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद है परंतु सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। ये एक बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय, यह निष्कर्ष में लिख रहे हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने भारत के जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें उत्पन्न मुद्दे को संदर्भ में इसकी परिधि को विस्तारित किया है। हालांकि सभी अधिकार को व्यापक सार्वजनिक हित के जो विधायिका है उसके द्वारा पर लगाए गए जो युक्ति प्रतिबंध है उसके अधीन किया गया था। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ से नोट कर देना है। आपका आंसर जो रहेगा यहाँ से ये चौथा वाला भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जितने भी हम लोग आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज करो, आपको कोशिश करना है कि मैं अभी थोड़ा सा मैं डेली करा रहा था तो बीच में ब्रेक हो गया, तो डेली आपको 4 आंसर लिखने हैं। 4 तो आंसर लिखने हैं। वैसे तो आपको जब पेपर होगा उस दिन आपको कितने आंसर लिखने होते हैं पता है, 40 आंसर लिखने होते हैं। 20 क्वेश्चन आप 20 आंसर आपको, जो पहला पेपर होता है सुबह 9 बजे से 9 से 12 है ना ये होता है, और उसके बाद जो आपका अगला पेपर होता है 2 से 5 के बीच में, उसमें आपको लिखने होते हैं 20 क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन में लिखने होते हैं। तो इस वजह से 4-4 क्वेश्चन आप अगर लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, हाथ भी आपका चलता रहेगा, लिखता रहेगा, राइटिंग भी थोड़ा आपकी सही होती रहेगी, है ना। कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट रहेंगे वो सब भी आपके यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो फ्रेमिंग में चलता रहेगा, है ना। तो इस वजह से क्या डेली का रूटीन में आप आंसर राइटिंग जरूर बनाओ, राइट। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है आप में क्वेश्चन मैं देता रहता हूँ, वो आप लिख सकते हो। कल भी मैंने आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आप यहाँ पे लिख के डिपॉजिट कर सकते हो, उसका डिस्कशन मैं कल कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको लिख सकते हो। बाकी जो पहले वाला ये 15 नंबर टेस्ट है उसका मैं आज थोड़ा सा डिले डिस्कशन कर रहा हूँ, करीब 5-6 दिन हो गया उसको, तो यहाँ से मैंने इसका डिस्कशन किया और समझाया आपको, ठीक है। बाकी जो 16 नंबर टेस्ट है वो भी मैं डाल चुका हूँ टेलीग्राम पे, आप जाके उसको डाउनलोड करके पेज को और अपना आंसर लिख के भेज सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।